बायोम होगा यकृत हो गया था ना, कहाँ से होगा? ओ अच्छा, यहाँ से होगा। हम तो आज रिपीट दिया गया है ना, आज जो कहाँ से दिए थे? आज यहाँ से दिए थे, यहाँ से होमवर्क। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग कहते हैं मानव शरीर के तंत्र। चलिए बताइए, रार में जो है ना 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। रार में कितने प्रकार के एंजाइम पाया जाता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? टाइलिन और माल्टेज। टाइलिन और माल्टेज। और टाइलिन किसका पाचन करता है? मंड का। अब मंड का पाचन करके क्या बनाता है? माल्टोज। मंड का पाचन करता है, बनाता है क्या है? माल्टोज। और माल्टेज जो है ना, फिर ये माल्टोज को बदल देता है कौन सी में? ग्लूकोज में। ठीक ना, फिर से सुनो, टाइलिन जो है मंड को बदलता है किस में? माल्टोज में। और ये माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम बदल देता है ग्लूकोज में। क्लियर हो गया? फिर से बताते हैं, मंड को टाइलिन बदलता है किस में? माल्टोज में। इस माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम बदल देता है किस में? ग्लूकोज में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जठर रस। कहाँ से निकलता है? आमाशय से। कहाँ से निकलेगा? आमाशय से। किस ग्रंथि से? पाइरोलिक ग्रंथि से। ठीक ना। इसमें कितने प्रकार के एंजाइम? जठर रस में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में। प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में। और रेनिन का काम क्या है? ये दूध में जो घुली हुई वसा है, केसिन, दूध में घुला हुआ जो केसिन है, उसको बदल देता है कैल्शियम पायराकेसिनेट में। कैल्शियम पायराकेसिनेट में। चलिए अब आते हैं आग्नेय रस। अग्नाशय से निकलता है 3 गो अग्नाशय रस, 3 एंजाइम। अग्नाशय से 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज। शॉर्ट में याद रखिएगा ताल। ठीक ना। ट्रिप्स, टी से हो गया ट्रिप्सिन, ए से हो गया इमाइलेज, और लाइपेज, एल से हो गया लाइपेस्टाल। ट्रिप्सिन प्रोटीन को बदलेगा पॉलीपेप्टाइड में। प्रोटीन को बदलेगा पॉलीपेप्टाइड में। और इमाइलेज मंड को बदलेगा शर्करा में। मंड को बदलेगा शर्करा में, यानी स्टार्च को बदलेगा शर्करा में। और लाइपेज कहीं भी रहे, लाइपेज कहीं भी रहे, वसा को चेंज करता है। वसा को बदलता है वसा अम्ल और ग्लिसराइड ने। ठीक ना, वसा को बदलता है वसा अम्ल ग्लिसराइड में। अब आंत से निकलेगा, छोटी आंत से आंत्रीय रस। ये कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज, लाइपेज। ठीक ना। इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को बदलता है एमिनो अम्ल में। सुन लो पहले, आज सुन लो। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद जो होगा ना, हमारे जो शरीर यूज करें, जैसे स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होगा? ग्लूकोज, जो हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त होगा। उसी प्रकार जो है ना, प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो बदलेगा एमिनो एसिड में बदलेगा। अंतिम रूप से जो यूज होगा वो प्रोटीन एमिनो एसिड में। बस समझे? जो भोजन की अंतिम जो पाचन अवस्था है कहाँ है? छोटी आंत है। ई निकलता है कहाँ से? छोटी आंत से। इरेप्सिन कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से। अब प्रोटीन को क्या करना है? प्रोटीन का जितना भी टुकड़ा हुआ अब अंतिम रूप से होगा एमिनो एसिड में। बस हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक ना, प्रोटीन का लास्ट में होगा एमिनो एसिड। ठीक ना। तो इरेप्सिन प्रोटीन को बदलता है किसमें? एमिनो अम्ल में। और माल्टेज जो है ना, माल्टोज को बदलता है ग्लूकोज में। शुरुओं में माल्टोज बदलता है माल्टोज को ग्लूकोज में, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सुक्रोज, तो सुक्रोज को बदलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक ना। सुक्रोज को बदलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और लैक्टोज को बदलेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। और लाइपेज तो हमेशा बताए हैं वसीय अम्ल और ग्लिसराइड। तो देखो लैक्टोज बड़ा में तुम लोग फंस सकते हो। लैक्टेज, देखो लैक्टेज है और ग्लूकोज और ग्लैक्टेज गोलोएका है, गोलोएका है, लोएका है, दोनों जगह लोएका है, तो वहाँ से ट्रिक निकाल सकते हो। और सुक्रोज को जोड़ देना फ्रुक्टोज, सुक्रोज फ्रुक्टोज। अब बाकी सब में तो ग्लूकोज कॉमन है, ये है सब में ग्लूकोज
कॉमन है। मानव शरीर के पुच्छ, मानव शरीर में पुच्छ कहाँ होता है? वृदांत में संलग्न होता है। अब आइए परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कहाँ तक है? एक ही पेज है, ये यहाँ ही। ये पूरा होगा ना, यहाँ तक ना होगा। चलिए, परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है? विलियम हार्वे। रक्त, हाँ, 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1628 में। देखिए, परिसंचरण के कितने भाग हैं? 4 भाग। कहाँ कहाँ से? हृदय हो गया, धमनी हो गया, शिरा हो गया, रुधिर हो गया। हृदय, धमनी, शिरा, रुधिर। हृदय, धमनी, शिरा, रुधिर। हृदय, धमनी, शिरा, रुधिर। हृदय जो है ना, हृदय आवरण नामक जो है ना थैली में सुरक्षित रहता है। पेरिकार्डियम, हृदय किस में रहता है? पेरिकार्डियम नामक थैली में, ठीक ना। और हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। अब मनुष्य में कितने कोष्ठक होता है? 4। मनुष्य के हृदय में कितना चेम्बर? 4 चेम्बर होता है। अब आगे वाला भाग जो होता है ना, दायां अलिंद और बायां अलिंद। आगे वाला भाग अलिंद है, दायां अलिंद और बायां। अब पीछे वाला बायां निलय और दायां निलय, ठीक ना। यानी आगे हो गया अलिंद, नीचे हो गया निलय। अलिंद 2 प्रकार, दायां और बायां। निलय भी 2 को, दायां और बायां, ठीक ना। चलिए, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच जो ना त्रिवेणी कपाट होता है, ठीक ना। दाएं अलिंद और दाएं निलय, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में क्या होगा? त्रिवेणी कपाट होगा। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवेणी कपाट। अब बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच द्विवेणी। अब देखिए, दायां हाथ में ज़्यादा ताकत होगा तो त्रिवेणी, बायां हाथ में कम ताकत होगा द्विवेणी, ठीक ना। शरीर से हृदय की ओर जो रक्त लेके जाता है वो शिरा कहाँ से लगता है? शरीर से हृदय की ओर शिरा लेके जाता है, शरीर से। और शरीर से जाएगा हृदय की ओर तो शरीर में अभी कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। तो शिरा जो लेके जाता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब होगा CO2 युक्त रक्त। CO2 युक्त रक्त। जब भी बोलेगा रक्त में अशुद्ध तो मतलब समझिएगा उसमें CO2 है, और बोलेगा शुद्ध रक्त तो ऑक्सीजन युक्त है, ठीक ना। चलिए, तो शरीर से यानी शिरा लेके जाता है कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। कहाँ से? शरीर से शिरा के। लेकिन यहाँ लुसेंट में लिखा है अपवाद, लेकिन जब पूरा डिटेल्स पढ़ेगा तो ये अपवाद है। एक पाल्मोनेरी शिरा है, पाल्मोनेरी शिरा, वो कौन सा रक्त लेके जाता है? शुद्ध रक्त, ठीक ना। शुद्ध रक्त लेके जाएगा तो इसका मतलब शरीर से नहीं लेके जाएगा, वो लिखल है, पढ़िए देखते हैं। अर्थात शिरों में अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, इसका अपवाद है पाल्मोनेरी शिरा। पाल्मोनेरी शिरा कौन सा रक्त लेके जाता है? शुद्ध रक्त, ठीक ना। और पाल्मोनेरी शिरा जो फेफड़े से, अब देखो शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ा से। शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ा से। अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? शरीर से, समझे? हाँ, शरीर से फेफड़ा में। पाल्मोनेरी शिरा जो है ना फेफड़ा से बाएं अलिंद में जाता है। फेफड़ा से कहाँ जाता है? बाएं अलिंद में। पाल्मोनेरी शिरा कहाँ जाएगा? फेफड़ा से बाएं अलिंद में। इसमें कौन सा रक्त हो गया? शुद्ध। फेफड़ा से जैसे क्रॉस हो गया तो रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो फेफड़ा से बाएं अलिंद में। इसीलिए बाबा रामदेव जो है ना अनुलोम विलोम ये सब करवाता है। तो ब्रीदिंग जो होता है ना वो फेफड़ा का ही, जो सांस जो होता है ना फेफड़ा का ही होता है। इससे रक्त को सही रखता है। जैसे ये सब जो कहते हैं तो ऑक्सीजन, जितना मेरा काम है ना ऑक्सीजन का, वो फेफड़ा का काम है, बस समझिए। तो वो सब हाई कहने वाली की बात है। एक आप प्राणायाम जो है ना अनुलोम विलोम किसी समय कर सकते हैं। हाई कपालभाति और भस्त्रिका, ठीक ना, वो सब है करने का खाना के मतलब खाना के पहले, ठीक ना। जो पेट वाला है वो खाना खाने के पहले कर सकते हैं। हैं जैसे अनुलोम विलोम ये गया कपाल, ये सब हो गया। भस्त्रिका ऐसे हो गया। भस्त्रिका और कपालभाति है हम नहीं कर सकते खाना खा के, बाकी अनुलोम विलोम कखनियों कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते रहते हैं, आप लोग सोचते रहते हैं क्या ये कहाँ है? यहाँ है, साइंस है भैया। चलिए, रक्त को शुद्ध कहते हैं। चलो चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट। चलिए बैठ गए आप लोग। शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक ना। ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक ना। लेकिन
पाल्मोनरी धमनी जो है ना अशुद्ध रक्त लेके जाएगा। पाल्मोनरी धमनी कौन सा रक्त लेके जाएगा? अशुद्ध रक्त। पाल्मोनरी धमनी से अशुद्ध रक्त, इसका मतलब दाहिने नीले से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? दाहिने नीले से फेफड़ा की ओर, दाहिने नीले से फेफड़ा की ओर। पाल्मोनरी धमनी में दाहिने नीले से कहाँ जाएगा? फेफड़ा की ओर। पाल्मोनरी धमनी में कहाँ जाएगा? दाहिने नीले से फेफड़ा की ओर। अब जैसे निकला, अब फेफड़ा में पहुंच रहा है ना, फेफड़ा में पहुंच रहा है, इसका मतलब हो गया अशुद्ध। अब फेफड़ा से निकलेगा तो शुद्ध रक्त, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त, हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन युक्त रक्त, यानी CO2 युक्त, कितना बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ा नाम हो गया। अब बाएं भाग में शुद्ध रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि O2, ठीक ना। कहता है हृदय की मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। तो कोरोनरी धमनी कहाँ पहुंचाता है? हृदय की मांसपेशियों को रक्त, हृदय की मांसपेशियों में रक्त को पहुंचाने वाहिनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी हृदय की मांसपेशियों में जो रक्त को पहुंचाता है। हमें मसल, हृदय का जो मसल है ना, हृदय का जो मसल है, अभी तक हम पढ़े थे फेफड़ा, अब कहाँ पहुंच रहे हैं? मांसपेशी में। कहाँ पहुंचे हैं? मांसपेशी में। जो मांसपेशी में पहुंचेगा उसको क्या कहेंगे? कोरोनरी धमनी है। इसी में जो रुकावट आ जाता है तो हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक होगा। और हार्ट अटैक होता है कब जानते हैं? अगर किसी को हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, सुबह जल्दी जगिए, पूछिए काहे कि जब भी होता है हार्ट अटैक वो मॉर्निंग टाइम में होगा, 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच होगा, तो उस समय सतर्क रहिए, ठीक ना। हाँ सुबह में नहीं, हार्ट अटैक ज़्यादा होगा सुबह में। हृदय जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो सुबह का टाइम करता है, मॉर्निंग में 3 बजे से 7 बजे के बीच उसका सबसे ज़्यादा काम करने का है, ज़्यादा तीव्र रहता है, बात समझे। तो उस अधिकांश देखिएगा कभी भी हार्ट अटैक जो है ना, अधिकांश वो होता है सुबह में, सवेरे के टाइम। तो कहाँ रुकावट होता है? हृदय की मांसपेशियों में रक्त पहुंचाने वाहिनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। इसी में रुकावट आने पे हार्ट अटैक होता है, ठीक ना। इसी में रुकावट आने पे हार्ट अटैक होता है, ठीक ना। चलिए, और हृदय में रुधिर का मार्ग, हृदय में जो रुधिर का मार्ग है, आप लोग पहले वहाँ लूसेंट में पहुँच जाइए। तो हृदय में रुधिर का मार्ग पहुँच गए हैं, तो आप पहुँचिए पक्ष महाशिरा के पास, पहुंच गया। हाँ, अब वहाँ से पढ़िएगा, ऊपर से नहीं पढ़िएगा, बात समझें। ए अंडरलाइन किए वहाँ से, सब अंडरलाइन कीजिए, वहाँ से पक्ष महाशिरा से अंडरलाइन कीजिए। आप शुरू से नहीं पढ़िएगा, जो लिखा है बायां अलीन दायां नीले, यहाँ से नहीं पढ़ना है आपको, बात समझें। कहाँ से पढ़ना है? पक्ष महाशिरा से। तो चलिए कहाँ गया? पक्ष महाशिरा से हृदय, महाशिरा से कहाँ गया? दाहिने अलिंद में। महाशिरा से कहाँ गया? दाहिने अलिंद में। महाशिरा से कहाँ गया? दाहिने अलिंद में। महाशिरा से कहाँ गया? अलिंद। अलिंद में पहुँच गया। अब अलिंद से जाएगा दाहिने नीले में। दाहिने अलिंद से कहाँ जाएगा? दाहिने नीले में। दाहिने अलिंद से कहाँ जाएगा? दाहिने नीले में। दाहिने अलिंद से कहाँ जाएगा? दाहिने नीले में। अब फिर से एक बार कहते हैं रिकॉल, पक्ष महाशिरा यानी पीछे वाला, पक्ष महाशिरा से कहाँ गया? दाहिने अलिंद। दाहिने अलिंद से कहाँ गया? दाहिने नीले में, बात समझे। महाशिरा से कहाँ? दाहिने अलिंद। और दाहिने अलिंद से दाहिने नीले में। ओके हो गया, ये 3 लाइन ओके हो गया। अब चलिए, अब आएगा पाल्मोनरी धमनी। अब आएगा पाल्मोनरी धमनी। अब आएगा पाल्मोनरी धमनी। अब कहाँ आएगा? पाल्मोनरी धमनी। अब कहाँ आएगा? पाल्मोनरी धमनी। अब कहाँ आएगा? पाल्मोनरी धमनी। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, पक्ष महाशिरा से कहाँ? दाहिने अलिंद। अब फिर दाहिने अलिंद से दाहिने नीले। दाहिने नीले से पाल्मोनरी। तो है ये ना, है ट्रेन का अगला इंजन है, पकड़ाएगा तो सब चलेंगे, ठीक ना। अब आएंगे कहाँ? पाल्मोनरी धमनी। पाल्मोनरी धमनी से कहाँ आएंगे? फेफड़ा। ए भैया फिर से स्टॉप। फेफड़ा में जब प्रवेश करा है, किस हो से फेफड़ा, हम ये हमेशा बोल रहे हैं रिकॉल, बस इस देखिए, कोई स्टूडेंट जो ये पूरे रट लीजिएगा फिर भी एग्जाम में फंस जाइएगा, बस समझिए। पूरा रटने के बाद भी अब वहाँ एग्जाम में एक आज आप पढ़ के आए एगो टॉपिक, ठीक ना, तो ये पूरा है यार। अब समझिए, आज से आप 3 साल एक साल बाद जाइएगा एग्जाम में, तो पूरा पढ़िएगा तो ये पूरा एक लाइन याद रहेगा। एक वो तो यही रिविजन करना नहीं रहेगा, तो इसका की पॉइंट हमको पकड़ना है। हम की पॉइंट आपको क्या बताए थे? फेफड़ा में जैसे प्रवेश किया, फेफड़ा से रक्त निकलेगा तो शुद्ध होगा, बात समझे।
यानी कि अभी तक फेफड़ा में नहीं पहुंचा, इस सब मार्ग में रक्त दौड़ रहा है तो कौन सा रक्त है? अशुद्ध है। अब देखो फेफड़ा में कहाँ से रक्त पहुंच रहा है? पाल्मोनरी धमनी। पाल्मोनरी धमनी से रक्त कहाँ पहुंचना है? फेफड़ा। बस ये दिमाग में रखना है। फेफड़ा में जो रक्त पहुंच रहा है कहाँ से? पाल्मोनरी धमनी से। फेफड़ा में जो रक्त पहुंच रहा है पाल्मोनरी धमनी से। अब आइए महाशिरा से कहाँ गया? महाशिरा से दाहिने अलिंद, महाशिरा से दाहिने अलिंद, फिर दाहिने नीलय, उसके बाद पाल्मोनरी धमनी, उसके बाद फेफड़ा। हो गया रिकॉल, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे फेफड़ा से पाल्मोनरी शिरा। तो पाल्मोनरी शिरा, अरे भैया अब वहाँ देखिए हम वहाँ अपवाद दिया था ना, पाल्मोनरी शिरा, पाल्मोनरी शिरा, शिरा लेके जाता है अशुद्ध रक्त, लेकिन पाल्मोनरी शिरा लेके जाता है। अब वो अपवाद नहीं है, वो अपवाद नहीं, क्योंकि वो जो पाल्मोनरी शिरा है वो फेफड़ा के बाद आता है। वो अपवाद लिख दिया लुसेंट, लेकिन जब यहाँ से हम पहले बोले थे आगे चलिएगा तो ये अपवाद नहीं है, क्योंकि पाल्मोनरी शिरा आता है फेफड़ा के बाद। पाल्मोनरी शिरा आता है फेफड़ा के बाद। अब फेफड़ा के जो बाद आएगा अंग, उसमें रक्त कैसा पहुँचेगा? शुद्ध। बात समझे कि नहीं? फेफड़ा के पहले पाल्मोनरी धमनी, तो पाल्मोनरी धमनी कौन सा रक्त? अशुद्ध। पाल्मोनरी धमनी कौन सा? अशुद्ध। पाल्मोनरी धमनी कौन सा? अशुद्ध। पाल्मोनरी धमनी अशुद्ध। तो पाल्मोनरी धमनी से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। अब फेफड़ा से जाएगा पाल्मोनरी शिरा में। तो फेफड़ा से जा रहा है पाल्मोनरी शिरा में, इसलिए रक्त कैसा है? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त। बात समझे? अब यहाँ से जलवा हो जाएगा शुद्ध रक्त का। अब पाल्मोनरी शिरा से जाएगा बायां अलिंद। अब देखिए इसके बाद बायां अलिंद। अब दायां अलिंद जो है ना अशुद्ध रक्त, अब बायां, बात समझे? दाहिना अशुद्ध, दाहिना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल अच्छा दे देते हैं हम, आप लोग को कभी नहीं भूलिएगा। आपका जो है ना राइट हैंड है ना, सबसे ज़्यादा वही धोखा देगा। यानी आप पूरा अपना अभी तक के अपना पूरा लाइफ देख लीजिए, आदमी को सबसे ज़्यादा धोखा को देता है, सबसे उसका नज़दीकी रहता है, ठीक ना। अब हाउस हम मत समझ लेना, जैसे परिवार में देखिएगा, अगर किसी को नौकरी लगाने का संबंध है, पैसा देता है या कुछ भी होता है, तो अपना जान पहचान भी होता है। हमको भरोसा में लेगा पहले मेरा अपना आदमी, हम फिर वो लेगा भरोसा में, फिर वो लेगा भरोसा में। बात समझे? तो सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट होता है अपना, जहाँ सबसे ज़्यादा रहता है वहीं से होता है स्टार्ट। अब रोड पे चल रहा है, कुछ भी जानिए रहे हैं तो काहे को धोखापन? धोखापन होगा, जिसको जानिएगा पहचानिएगा वही धोखापन होगा, बिना जान पहचान को काहे को धोखा? तो राइट हैंड यानी कि अपना आदमी, राइट हैंड अपना आदमी, धोखा। बात समझे? यानी अशुद्ध, यानी कि अशुद्ध। बात समझे? बायां दूर है, चलो धोखा नहीं देगा, ठीक ना। तो दाहिना नहीं, दाहिना हाथ में सबसे ज़्यादा ताकत ना। अरे दाहिना हाथ में ताकत किस में? नहीं कहता है तू मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड है ना, नहीं कहता है राइट हैंड है। राइट हैंड मतलब उसका साथ रहने वाला, ठीक ना। चलिए स्टार्ट, समझे कि नहीं? तो अब आएगा बायां अलिंद। अब देखो बायां लिख दिया है यहाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब ऊपर आइए, अब ऊपर आइए, अब फिर स्टार्टिंग में आइए, बायां अलिंद, बायां अलिंद। अब बायां अलिंद से कहाँ आएगा? बायां, बायां अलिंद, फिर देखिए है ना बायां अलिंद, फिर बायां नीलय, जोड़ दिए न करिए, नीचे से ऊपर आ गए ना। चलिए बायां नीलय, तो बायां अलिंद से बायां नीलय, बायां अलिंद से बायां नीलय। अब फिर दैहिक महाधमनी, अब विभिन्न धमनी, छोटी धमनी, बस कहानी खत्म, अंग हो गया। बात समझे? अब उतना फेफड़ा के आगे पीछे रखिएगा, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ें। हृदय के संकुचन व शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय के संकुचन और शिथिलन, सिस्टोल और डिस्टोल को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन, ठीक ना। संकुचन और शिथिलन को क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार? 72 बार। भ्रूण अवस्था में 150 बार। एक बार जो मतलब एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रक्त पंप होता है। हृदय जो एक बार धड़कता है कितना? 70 मिलीलीटर। कितना? 70 मिलीलीटर। एक बार रक्त कितना? 70 मिलीलीटर। कितना? 70 मिलीलीटर। अब आइए साइनो ऑरिकुलर नोड, SAN, साइनो ऑरिकुलर नोड दाहिने अलिंद की दीवार पे स्थित होता है। तो ये क्वेश्चन, चलिए साइनो ऑरिकुलर नोड जो है ना दाहिने अलिंद की दीवार पे होता है। कहाँ होता है? दाहिने अलिंद की दीवार पर।
ये एक तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ कहाँ से होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड से। आई कहाँ स्थित होता है? दाहिने अलिंद में। कहाँ होता है? दाहिने अलिंद में। कहाँ होता है? दाहिने अलिंद की दीवार में। बताइएगा रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, ठीक ना। 120 क्या होता है? सिस्टोलिक। 120 क्या होता है? सिस्टोलिक। और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। बताइएगा थॉरक्सिन एवं एड्रेनलिन, थॉरक्सिन और एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो समझो यहाँ थॉरक्सिन और एड्रेनलिन। तो थॉरक्सिन जो है ना ये थायराइड से संबंधित है। कहाँ से? थायराइड ग्लैंड। इसीलिए थायराइड जो है ना कहीं जो है ना नमक से संबंधित है। कहाँ से? नमक से। इसीलिए जो हृदय का जिस बीपी वगैरह रहता है ना, ज़्यादा बीपी रहता है उसको नमक कम खाने को बोलता है, ठीक ना। यहाँ का यहाँ थायरॉक्सिन का स्राव तीव्र हो जाएगा, थायरॉक्सिन का स्राव तीव्र हो जाएगा नमक खाने से, तो बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। चलिए रुधिर में उपस्थित CO2, रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है। यानी CO2 का कहता है हृदय की गति को बढ़ाएगा। अम्लीयता, जिससे देखो अम्लीय होगा ना, अगर अम्लीय माध्यम हो जाएगा, रक्त अम्लीय हो जाएगा, रक्त अम्लीय हो गया तो इसका मतलब समझिएगा क्या होगा? हृदय गति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक ना। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH मान को कम करेगा। pH मान कम हुआ इसका मतलब अम्लीय है, pH मान कम हुआ इसका मतलब अम्लीय है। अब pH मान ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्षारीय है, ठीक ना। अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। बात समझे? क्षारीयता यानी क्षारीय पदार्थ खाएंगे तो कम होगा और अम्लीय पदार्थ खाएंगे तो बढ़ेगा। अम्लीय और क्षारीय यानी जो खट्टापन है वो अम्ल है, खट्टा जो है वो क्या है? अम्ल है, ठीक। चलिए अब आइए लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र ये कुछ न है विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं के बीच स्थित अंतः कोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं, ठीक ना। लसिका कैसा होता है? हल्का पीले द्रव को क्या कहते हैं? लसिका। अब समझिए पूरा लसिका को जो पढ़िएगा तो हम एक लाइन में बता देते हैं। लसिका का काम क्या है पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। लसिका का काम क्या है? जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है ना उसको बढ़ाना, जो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणु है उसको मारना, ठीक ना। ये WBC की तरह काम करता है। वाइट ब्लड सेल जो होता है ना WBC के तरह काम होता है। इसमें लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है जो कि क्या कहता है? हानिकारक जीवाणुओं का कहता है नष्ट करता है, यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या करेगा? बढ़ाएगा। कौन? लसिका। लसिका बोले तो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाएगा, उसमें लिम्फोसाइट सेल होगा। रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या बढ़ाएगा? जिसमें लिम्फोसाइट सेल होगा। ये WBC के तरह काम करेगा। RBC होता है, ठीक ना, एक WBC काम क्या करता है? रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। अब हम पढ़ लेते हैं था, ठीक ना। लसिका एक द्रव है, इस बकवास की चीज़ें हैं, जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ होते हैं। होबे करेगा। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती है। लसिका में जो पाया जाता है कणिका उसको क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? ये देखो यहाँ लिख भी, ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये सो जा रही है बीच बीच में, उलटने लग रहा है। वो तो कुर्सी है खलमरा उठी पर तो बढ़ जा रही है। ये शरीर की प्रतिरोधी क्षमता से जुड़ा महत्वपूर्ण कोशिका है। लसिका उत्तक से, सुनो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, लसिका जो है ना उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। तो एक पूरा लसिका के विषय में मात्र 2-3 बात। लसिका उत्तक से हृदय की ओर, लसिका उत्तक से हृदय की ओर, लसिका उत्तक, अच्छा, लसिका उत्तक से हृदय की ओर एक ही दिशा में, हृदय से उत्तक नहीं आएगा, उत्तक से हृदय, उत्तक से हृदय, रिवर्स नहीं आएगा, ठीक ना, एक ही दिशा में। आई कैसा है? लिम्फोसाइट कोशिकाओं का बनाता है। और लिम्फोसाइट कोशिका आएगा तो श्वेत रक्तकण, वो किताबुआ वाला ज़्यादा नहीं,
श्वेत रक्त कण, ठीक ना, यानी कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाएगा, ये हो गया। अब लसिका का काम क्या क्या है, बकवास चीज़ें पढ़ देते हैं। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोकथाम में सहायक होता है, रोगों के रोकथाम में सहायता। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट लसिका ये सब रोगों से बचाएगा। लसिका के नोड जिन्हें लिम्फोसाइट नोड कहते हैं मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हैं। ये धूल कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाती है, ठीक ना। और लसिका घाव बढ़ने में भी सहायक होता है। लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न ऊतकों परिसंचरण, चल हो गया। रक्त परिसंचरण हम लोग समझ गए हैं, एनी डाउट? नहीं। चलिए अब कुछ पूछ देगा तो आप लोग जो है ना गाता छोड़ा दीजिएगा, ठीक ना। अब आइए कुछ मत बोलिए सर। उत्सर्जन तंत्र, ठीक ना। जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रियाओं में बने विषैली अपशिष्ट पदार्थों को निष्कर्षण क्या कहता है, यानी हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो निकलता है, वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक ना। वो डाटा हटाओ। अब देखें मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग पहला हो गया वृक्क, किडनी, रक्त को जो साफ करता है, कौन, किडनी, ठीक ना। सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी का होगा, रक्त को साफ करके जो पेशाब के द्वारा हानिकारक पदार्थ को निकालता है, वही किडनी काम करना बंद होता है, रक्त को साफ करना बंद, डायलिसिस पर जाएंगे, उसके बाद फिर खत्म, ठीक ना। फिर त्वचा से जो है, त्वचा में जो रंध्र है, जो पसीना निकलता है, वो भी हानिकारक पदार्थ है, ठीक ना। यकृत, तब पसीना बहुत अच्छा चीज़ है कि पसीना निकला, आपका हानिकारक पदार्थ निकला, ठीक ना। अब हो गया यकृत, लीवर और फेफड़ा, यानी कि चार प्रमुख जो है ना उत्सर्जी अंग है, कौन है, कौन है, हाँ, वृक्क हो गया, त्वचा हो गया, यकृत और फेफड़ा हो गया। अब हम पढ़ते हैं वृक्क के बारे में, ठीक ना। यह मनुष्य के अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो एक जोड़ा में रहता है, ठीक ना। इसका वजन कितना होता है, 140 ग्राम होता है, ठीक ना। और इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदरूनी भाग को मेडुला, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, अंदरूनी भाग को मेडुला, ठीक ना। और प्रत्येक वृक्क में लगभग जो ना 1,30,00,000 जो ना वृक्क नालिकाएं मिल के बना है, और जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क नालिकाओं को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। अब प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, नेफ्रॉन में प्याली नुमा रचना होती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। अब बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिका होती है, बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाएं की रचना होती है, जिसे कहते हैं कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलर, ठीक ना, ग्लोमेरुलस, ठीक ना, ग्लोमेरुलस, ठीक ना, ग्लोमेरुलस कहते हैं, हाँ, उसे वो गुर्दे कहते हैं, ठीक ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे आइए, चौड़ी अभिवाही धमनिका और पतली अपवाही धमनिका। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की क्रिया को परानिसंदन कहते हैं, ठीक ना। इसी को ठीक ना, ग्लोमेरुलस, अरे क्या इसमें है, चौड़ी अभिवाही धमनियाँ जो रुधिर को कोशिका गुच्छा में पहुंचाती है, पतली अपवाही धमनियाँ जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छा से वापस आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, पतले, ठीक है, गई तो चौड़ी, आई तो पतली, ठीक ना। यहाँ से गए चौड़े होके ससुराल से आए पतले होके, खाने पीने नहीं दिया, ठीक ना, हो गया। घरे में नहीं दिया जाता है, अरे तरीका, सबको ऐसा नहीं होता है, अब के युग में होने लगा, पहले कम होता है, ठीक ना। अब तो सब हाथ रहता है हस्बैंड के हाथ में ना, हस्बैंड तो लीला बोकल तुरंत पिघल जाता है, घर वाला के हाथ में आता है तब ना दिक्कत होता है। चलो, ग्लोमेरुलस की कोशिका
से द्रव क्षण का बोमेन संपुट के गुहा में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परानिसंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक ना। ग्रेमुलस की कोशिकाओं से द्रव क्षण का बोमेन संपुट के गुहा में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परानिसंदन। क्या कहते हैं? परानिसंदन। तो आगे इंपॉर्टेंट है, आगे देख लीजिए। वृक्क में प्रति मिनट 125 लीटर, वृक्क में प्रति मिनट 125 मिलीलीटर रक्त जो है ना क्षमता है, और दिन भर में कितना? 180 लीटर प्रति मिनट 125 मिलीमीटर, और दिन भर में 180 लीटर, और उससे जो मूत्र निकलता है लगभग 1.5 लीटर, ऐसे बोलिएगा पॉइंट में 1.45, ठीक ना, 1.45 लीटर मूत्र, नहीं 1.5 लीटर नहीं हुआ, हाँ हो गया लगभग 1.5 लीटर हो गया, ठीक ना। तो वृक्क जो है ना प्रति मिनट कितना? 125 मिलीमीटर प्रति मिनट 125 मिलीमीटर, और दिन भर में 80 लीटर, और उससे कितना मूत्र? 1.5 लीटर, ठीक ना, लगभग। अब मूत्र में जो जल कितना होता है? 95%, ठीक। लवण 2%, लवण के बाद क्या है? यूरिया कितना? 2.7, यूरिया हो गया 2.60, और यूरिक कम हो गया 0.3, चलिए। मूत्र का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण, मूत्र में पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अब मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, ठीक ना, मूत्र का पीएच मान। अब वृक्क जो किडनी में जो पथरी होता है उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, किडनी में जो पथरी होता है उसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। अब त्वचा में जो ग्रंथि पाई जाती है, त्वचा में पाई जाने वाली 2 प्रकार की ग्रंथि है। त्वचा में कितने प्रकार की ग्रंथि है? एगो तेलीय ग्रंथि, और तेलीय ग्रंथि से सीबम निकलता है, तेलीय ग्रंथि से क्या निकलता है? सीबम। और श्वेत ग्रंथि से कहाँ निकलता है? पसीना। तेलीय ग्रंथि से सीबम, श्वेत ग्रंथि से पसीना। अब यकृत जो है ना कोशिका में आवश्यक सा अमीनो अम्ल को यूरिया में बदलता है। लीवर क्या कहता है? अमीनो अम्ल को यूरिया में, अरे यकृत को आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लरूधी की अमोनिया को, मत समझिए, अमीनो अम्ल और अमोनिया को बदलता है कौन सी में? यूरिया में, ठीक ना, बस इतने का दिमाग रखना है। अब आइए फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ CO2 और जलवाष्प का उत्सर्जन करती है। फेफड़ा किसका उत्सर्जन करती है? CO2 और जलवाष्प। ऑक्सीजन लिए और निकालते हैं क्या? CO2, हल्का, और निकालते हैं तो हल्का जलवाष्प निकलता है ना, सीखते हैं तो नहीं है ये नहीं कुछ। अब सांसों ले रहे हैं तो हाथे में, ठीक ना। तो फेफड़ा जो है ना CO2 और जलवाष्प उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पीय घटक होते हैं, उत्सर्जन फेफड़ा के द्वारा होता है। लहसुन और प्याज का जो होता है वाष्पीकरण किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन फेफड़ा के द्वारा। लहसुन, प्याज और कुछ मसाले का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फेफड़ा। हाँ बताओ, आया तो बताओ ना, तो बता देगी तो जान जाएगी ना, बताओ। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा क्षेत्र, हो गया, हाँ सबसे बड़ा नगर हो गया क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा नगर लंदन, सबसे बड़ा नगर लंदन, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन, ठीक ना। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश भारत, यानी निर्वाचन वोट देने वाला सबसे ज्यादा व्यक्ति कहाँ है? भारत में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अंटार्कटिका में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरे अंटार्कटिका में आदमी रहबे नहीं करता है, ठीक ना, वहाँ आदमी का बर्फे है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान, सबसे ज़्यादा आबादी जो है जनसंख्या कहाँ रहता है? टोक्यो जापान में। सबसे कम आबादी वाला नगर कहाँ है? वेटिकन सिटी। ये जो ऐसा देश है वेटिकन सिटी, इटली के बीच में एक देश है, इटली के बीच में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। कौन है? जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन, 14 देशों के। सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है कौन सा देश? चीन। कितने देशों से? 14 देशों से। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप हो गया ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप हो गया ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। कौन हो गया? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुरी। हाँ, तो ये जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता असम में तो वहीं पर बनाता है नदी द्वीप। ठीक ना, असम में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूध सागर द्वीप के निकट। दूध सागर द्वीप के निकट। तो भारत है तो बोलो। पश्चिम बंगाल कहाँ है? भारत। सबसे लंबी नदी नील नदी। इस शुरू में तनियों का उससे हट रहा तो कपार फूट जाएगा। ये जैसे लिखल है उससे तनियों का हटल नहीं रहना चाहिए। अब तो सब अथी हो निपुण हो गई। सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ? मिस्र में। सबसे बड़ी नदी हाँ, तो ये जो सबसे बड़ी लंबी सबसे बड़ी नदी मतलब सबसे चौड़ाई नहीं, सबसे ज़्यादा जल लेके जाती है। चौड़ी और बहाव की दृष्टि मतलब हम वही बोल रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पानी लेके जो बहती है। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा पानी लेके बहती है ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ठीक ना, पानी लेके बह रहा है सबसे ब्रह्मपुत्र। और लंबी कौन है? गंगा। ठीक ना, हाँ, चौड़ी में ब्रह्मपुत्र। ठीक। और ये हो गया कौन? अमेजन। इसी देखिए इसी नदी के नाम पे जो है ना अमेजोन रखा है, जो आप लोग जो है ना खरीदारी करते होंगे। ठीक ना, इसी के नाम पर रखा है। जितना आप लोग देखिएगा बढ़िया जगुआर जो कार आता है वो भी पक्षी के नाम पर, वो जंतु के नाम पर। जगुआर जो है ना बाघ का जो है प्रजाति है जगुआर। टिबिया अपाचे जो है ना वो भी नाम है जानवर के नाम पे अपाचे। ठीक ना हो अपाचे नाम है। ठीक ना, तो ये सब चीज़ें जो है ना, चलिए। और दुनिया अमेजन वन को जो है ना दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वन को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। हम विविध में हम इधर उधर काहे भटक रहे हैं। सबसे छोटी नदी डी नदी। सबसे छोटी नदी डी नदी कहाँ का है? यूएसए का। सबसे बड़ा सागर कौन है? सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। और सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे विशाल उपसागर हो गया हडसन उपसागर। सबसे छोटी पक्षी हो गया हमिंग बर्ड। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा। अब अमेजन सबसे चौड़ी नदी है मेडीरा। कौन होगा? सबसे लंबी सहायक नदी हो गया मेडीरा। किसकी है? अमेजन की। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन, जर्मनी से। ये देखो ये कहाँ से? ये जर्मनी से निकलती है राइन नदी। और इस पे जो है ना जर्मनी के रूर प्रदेश से, जहाँ इसके आसपास के क्षेत्र में कोयला बहुत ज़्यादा, जैसे भारत में जो दामोदर नदी घाटी में कोयला पाया जाता है, उसी प्रकार जो है ना जर्मनी में जो है ना राइन नदी के आसपास के क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। और उस जर्मनी के जो कोयला का क्षेत्र है उसको कहते हैं रूर प्रदेश। ठीक ना, चलते हैं। अंतः सागरीय नदी कौन है? क्रोमवेल धारा। अंतः सागरीय नदी कौन है? क्रोमवेल धारा। अंतः सागरीय नदी कौन है? क्रोमवेल। सबसे लंबा मुहाना कौन है? ओम नदी का मुहाना। सबसे लंबा मुहाना है ओम नदी का मुहाना। सबसे व्यस्त नहर कौन है? कील नहर। कौन है? कील नहर। सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कहाँ है? रूस में। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुप्रियर झील। कहाँ? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। सबसे गहरी झील बेकाल झील। सबसे गहरी झील बेकाल झील। कहाँ? रूस में। झील के अंदर झील मेनुटू कनाडा। झील के अंदर झील झील के अंदर झील मेनुटू कनाडा। झील के अंदर झील मेनुटू कनाडा। झील के अंदर झील मेनुटू कनाडा। चलिए याद हो रहे। हाँ ये दी थी मेनुटू कनाडा। झील के अंदर झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ा लेगून
लेगोआ डॉस पेटोस, सबसे बड़ा लेगून लेगोआ डॉस पेटोस कहाँ है? ब्राजील में। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल, किस नदी पे? किरोना नदी पे। कहाँ है? वेनेजुएला में। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात कहाँ है? लाओस में। और सबसे बड़ा जल मधुमड डेविस जल मधुमड कहाँ है? ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप। सबसे संकरा जल मधुमड यूनान और योबिया द्वीप के मध्य। कहाँ? एंजिल सागर में। सबसे संकरा जल मधुमड कहाँ? यूनान और ओबिया द्वीप के मध्य, ठीक ना, एंजिन सागर में। सबसे बड़ा गल्फ हो गया मेक्सिको का गल्फ हो गया। सबसे विशाल जल संधि हो गया टार्टर जल संधि। सबसे विशाल जल संधि टार्टर जल संधि। सबसे विशाल जल संधि टार्टर जल संधि किसके किसके बीच हो गया? रूस और खसालिन द्वीप के खसालिन द्वीप के मध्य। हाँ, सखालिन द्वीप के मध्य। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, ठीक ना, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के मध्य। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची पर्वत हिमालय। बालबा कितना है, लंबी तेजी से खींचते हैं। सबसे लंबी पर्वत एंडीज। सबसे लंबी पर्वत एंडीज कहाँ है? सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉम्सन की पहाड़ी। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉम्सन की पहाड़ी कहाँ है? बुनोई। सबसे सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ। ऐसे याद रखिएगा, मोनालिसा जो है ना हीरोइन है भोजपुरी का, ठीक ना। हाँ, मोनालिसा एक तो पेंटर वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़वे करते हैं मोनालिसा, और एगो मोनालिसा जो है ना भोजपुरी का, हाँ मोनालिसा उठी भी है, हीरोइन भी है भोजपुरी की। सबसे विशाल ज्वालामुखी हो गया मोना लोआ हवाई द्वीप पे। सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध 304 मीटर तजाकिस्तान में। सबसे बड़ा बांध ग्रैंड कुली बांध कहाँ है? कोलंबिया नदी पे, अमेरिका। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धारूपा स्वामी जी हुबली, वही है सिद्धारूपा। सबसे बड़ा तटीय स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन संदोर बोलीविया। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड कहाँ है? स्विट्जरलैंड 57.09 किलोमीटर। सबसे बड़ी सड़क सुरंग लीडर्ज। और सबसे ऊंची सड़क ले मनाली मार्ग। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन, सबसे बड़ा ट्रांस कैनेडियन। और सबसे ऊंचा नगर वेनचुआन तिब्बत। सबसे ऊंची राजधानी लापाज कहाँ है? बोलीविया। सबसे विशाल दलदल पिपेट दलदल साइबेरिया। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया। सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टॉक अंटार्कटिका। सबसे बड़ी मस्जिद अल अहराम सऊदी अरब। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन, ठीक ना, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी प्लेस इटली। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर, ठीक ना। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार हो स्टेडियम प्राग चेक। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम लुसियाना यूएसए। सबसे सर्वाधिक वर्षा का स्थान माथेरान मेघालय। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को रूस। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क यूएसए। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी। विशाल मंदिर अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय यूएसए।
1800 में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क वुड बैफेलो नेशनल पार्क कनाडा। सबसे बड़ा पार्क वुड बैफेलो नेशनल पार्क कनाडा। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम मियाजाकी जापान। और सबसे बड़ा राजप्रासाद इंपीरियल पैलेस टोक्यो। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत पेंटागन यूएसए। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। सबसे बड़ी पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क हाँ भादरा सोलर पार्क राजस्थान। चलिए समाप्त करें। भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। भारत के प्रमुख रामसर साइट। चलिए बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आंध्र भूमि उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आंध्र भूमि उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर उत्तर। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभयारण्य समन पक्षी अभयारण्य और समसपुर पक्षी अभयारण्य समसपुर पक्षी अभयारण्य सांडी पक्षी अभयारण्य सरसई उत्तर प्रदेश। सरसई उत्तर प्रदेश। भिंडवास पक्षी अभयारण्य हरियाणा। भिंडवास हरियाणा। भिंडवास हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा होगा। और खिजाडिया पक्षी अभयारण्य गुजरात। खिजाडिया पक्षी अभयारण्य गुजरात। और थोल झील वन अभयारण्य गुजरात। वाधवान आर्द्र भूमि गुजरात। नल सरोवर गुजरात। तसोकर झील लद्दाख। तसोकर झील लद्दाख। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र। कहाँ है? नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र। और कावलतार झील बिहार। कावलतार झील बिहार। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। नागर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब। नागर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब। केशवपुरा मियाँ समुदाय कहाँ है? पंजाब। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? पंजाब। और कंजली झील कहाँ है? पंजाब। कंजली झील कहाँ है? पंजाब। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। रुद्रसागर झील कहाँ है? त्रिपुरा। और सुरिसर और मानव झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सुरिसर और मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सुरिसर और मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड कहाँ है? होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और चंदेल टेल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और पॉइंट कोलिमेरे कहाँ है? ओडिशा। ओडिशा। भितरकनिका कहाँ है? ओडिशा। और भोट झील कहाँ है? मध्य प्रदेश। और वेवनाड कहाँ है? केरल। और अष्टमुडी कहाँ है? केरल। सष्टम कोट्टा कहाँ है? केरल। दीपोर झील कहाँ है? असम। अब महत्वपूर्ण तथ्य अभी तो चेंज हो गया। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कहाँ है? गुजरात। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कहाँ है? गुजरात। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कहाँ है? सुंदरवन। सब कौन है? सुंदरवन। और आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। कब? 2 फरवरी। और आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन 1971 में हुआ था ईरान में। और भारत रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1 फरवरी 1982 को। कब हुआ था? 1 फरवरी 1982। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन है? यूके। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन है? यूके। और रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन है? कोनबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कोनबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और कुछ है? हाँ साइंस अभी भी है।